कहानी है कानपुर गांव की, जहां हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू के बीच रहती है द्रौपदी। एक सीधी सादी मगर बेहद मजबूत लड़की। द्रौपदी अपने माँ के साथ रहती है। उसके पिता का निधन तब हो गया था जब वो बहुत छोटी थी। उस हादसे के बाद जैसे पूरी दुनिया की जिम्मेदारी द्रौपदी के कंधों पर आ गई। अब उसकी माँ भी काफी बीमार रहती है। चलना फिरना मुश्किल है। ऐसे में द्रौपदी दिन रात मेहनत करती है। कभी जंगल से लकड़ी लाती है, कभी घर पर सिलाई का काम करती है, तो कभी गांव वालों की मदद के लिए दौड़ पड़ती है। द्रौपदी का दिल बहुत बड़ा है। वो हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचती है। अपने दर्द और थकान को भी छुपा लेती है। एक सुबह जब द्रौपदी खड़ी सोच रही थी, तब माधवी आती है और बोलती है, अरे बेटा, तुम कितना करोगी? थकती नहीं हो क्या? तुम लकड़ी भी लाओगी, बाजार भी जाओगी, सब कुछ अकेले कैसे संभालोगी? इससे अच्छा तो भगवान मुझे ही अपने पास बुला लेते। कम से कम तुझे इतनी तकलीफ तो नहीं होती। पता नहीं पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे मैंने, जो भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। बचपन में तुम्हारे पापा को छीन लिया, अब मुझे बीमार कर दिया, और ना जाने और कितने दुख बाकी हैं हमारे हिस्से में। माँ, तुम परेशान मत हो, हम सब संभाल लेंगे। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम आराम करो और मेरी फिक्र मत किया करो। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाती हूँ और जल्दी लौट आऊंगी। वैसे भी रात को खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, तो जाना तो पड़ेगा ना। माँ, मैं जंगल से लकड़ी लेने जा रही हूँ। तुम कहीं मत जाना। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, अपना ध्यान रखना। द्रौपदी जैसे ही जंगल की ओर लकड़ी लेने निकली, रास्ते में उसे गांव के ठेकेदार का घमंडी बेटा महेश पाल मिल गया। मानो जैसे द्रौपदी का ही इंतजार कर रहा था। अरे द्रौपदी, क्या बात है? कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? तुम्हें तो कई दिनों से देखा ही नहीं। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, आज तुम्हारे दर्शन हो गए। समझो मेरा दिन बन गया। ऐसे ही रोज दर्शन दे दिया करो, तुम्हें देखते ही मेरा मन खुश हो जाता है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कहीं नहीं जा रही हूँ जो तुम्हें बताना पड़े, और तुम्हें बताऊं ही क्यों। अब रास्ते से हटो, मुझे देर हो रही है। वैसे भी मौसम देखो, बारिश कभी भी हो सकती है। और हाँ, मेरा वक्त मत बर्बाद करो। मेरे पास फुर्सत नहीं है तुम्हारी बेमतलब की बातों के लिए। मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत मुखिया जी से कर दूंगी। लग तो रहा है कि तुम जंगल लकड़ी काटने जा रही हो। क्यों? सही कहा ना द्रौपदी जी। सुनो ना प्रिय, मुझे तुम्हारा यूं काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए कह रहा हूं, द्रौपदी, मुझसे शादी कर लो। ये छोटे मोटे झंझट वाले काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचो ना, मेरे पास सब कुछ है। दौलत, रुतबा, शानो शौकत। तुम्हें महारानी बनाकर रखूंगा। बताओ मेरे में क्या कमी है? सोच लो मेरे जैसा। अगर तुम छलनी लेकर छानोगी फिर भी नहीं मिलेगा। माफ करना, मुझे नहीं बनना ऐसी महारानी जो उस दौलत पर राज करे जो तुमने गरीबों को लूट कर जमा की है। तुम्हारे जैसे नकली शहजादों की रियासत मुझे नहीं चाहिए। अपना ये पैसा और दिखावा अपने पास रखो और उसी में खुश रहो, और मेरा रास्ता छोड़ो। वक्त बताएगा द्रौपदी, अभी नहीं सही, लेकिन एक दिन शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी। देख लेना, तुम चाहो या ना चाहो, पर मेरी बात कोई ठुकरा नहीं सकता। जो मेरी बात को मना करता है वो एक दिन जरूर पछताता है। आखिर गांव के ठेकेदार का लड़का हूं। द्रौपदी उसकी बातों को अनसुना करती हुई तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ गई। लेकिन जितनी कोशिश कर रही थी उन बातों को भूल जाने की, उतनी ही गहराई से महेशपाल के कहे शब्द उसके जहन में गूंजते रहे। द्रौपदी, सच कहूं तो तुम जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जैसे कोई अप्सरा हो। और तुम्हारे ये तीखे नखरे, वो तो मुझे और भी भाते हैं। मैं तुम्हारे हर नखरे को सिर आंखों पर रखने को तैयार हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। यही मेरा इरादा है और अब इससे पीछे नहीं हटूंगा। द्रौपदी जंगल से लकड़ी का गट्ठर उठाए लौट ही रही थी कि अचानक आसमान में काले बादल घिराए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी तेज थी कि पल भर में वो भीग गई। द्रौपदी ने पेड़ों के नीचे छुपने की कोशिश की, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? ये बारिश तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही। कितनी तेज बारिश हो रही है।
उधर माँ न जाने कितनी परेशान हो रही होगी मेरी राह देखती हुई। अब क्या करूं? ना आगे रास्ता दिख रहा है, ना पीछे लौट सकती हूँ। भगवान कोई रास्ता दिखा दो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और द्रौपदी पूरी तरह भीग चुकी थी। पेड़ों की ओट में खड़ी वो ठंड से कांप रही थी और चिंता से उसका दिल बेचैन था। उधर घर पर माधवी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर बीतता पल उसे परेशान कर रहा था। उसने आसपास के गांव वालों से पूछना शुरू कर दिया। अरे मोहन, तुमने द्रौपदी को कहीं देखा क्या? पता नहीं कहाँ चली गई। बहुत देर हो गई है। वो तो कभी इतना देर नहीं करती। ना जाने क्या हो गया है मेरी बच्ची को। अब तक घर नहीं लौटी और ये बारिश जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मोहन, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे काकी, आप इतना परेशान मत होइए। द्रौपदी बिटिया बहुत समझदार है। वो खुद अपना ध्यान रखना जानती है। बस बारिश रुकने दीजिए, वो ज़रूर लौट आएगी। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। उधर द्रौपदी भीगते हुए जंगल में इधर उधर बारिश से बचने का ठिकाना ढूंढ रही थी। पेड़ों के नीचे अब कोई आसरा नहीं था। तभी उसकी नज़र दूर एक गुफा पर पड़ी। घने पेड़ों के बीच छिपी हुई वो गुफा जैसे उसे अपनी ओर बुला रही हो। ठिठकते हुए द्रौपदी उस तरफ बढ़ने लगी। मन में डर भी था, पर ठहरने की और कोई जगह नहीं थी। ये कैसी गुफा है? अजीब सी लग रही है। पर अब लगता है बारिश से बचने के लिए यहीं जाना पड़ेगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है, नहीं तो मैं भी भीग जाऊंगी और ये लकड़ियाँ भी। उधर माँ पता नहीं कितनी परेशान हो रही होगी। कब तक रुकेगी ये बारिश? द्रौपदी जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखती है, गुफा के भीतर एक साधु बाबा ध्यान में लीन होकर बैठे होते हैं। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी रहस्यमयी शांति और ऊर्जा का आभास होता है, जिससे द्रौपदी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अरे, ये साधु महाराज तो गहरे ध्यान में लीन है, लेकिन ऊपर से तो पानी टपक रहा है। ऐसे तो इनका ध्यान भंग हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इनका ध्यान भंग भी ना हो और ये भीगे भी नहीं। हे भगवान, कोई उपाय सुझा दो। द्रौपदी ने पानी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। उसके पास उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो साधु बाबा को पानी से बचा सके। फिर भी उसने अपने दोनों हाथों से पानी से बचने की कोशिश की, लेकिन पानी लगातार टपकता रहा और अंत में साधु बाबा का ध्यान टूट ही गया। बेटी, तुम कौन हो? कब से यहाँ हो? ये लकड़ियाँ लेकर क्या कर रही हो? और इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है बेटा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बाबा, आप ध्यान में लीन थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस पानी से बचा लूं, ताकि आपका ध्यान भंग ना हो और आप शांति पूर्वक ध्यान में लीन रह सकें। मेरा ध्यान ना टूटे, इसलिए तुमने इतनी मेहनत की। इतनी नेक दिल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो सिर्फ मेरा ध्यान भंग ना हो इसलिए इतनी देर तक खुद भीगती रही और मुझे भीगने से बचा लिया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम इस सुनसान जंगल में, वो भी इतनी बारिश और अंधेरे में क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वाले तो ज़रूर परेशान हो रहे होंगे। तुम्हें जल्दी ही अपने घर जाना चाहिए। नहीं बाबा, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ है। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे पिताजी का निधन हो गया था। तब से मेरी माँ ने ही मुझे पाला पोसा है। अब वो बूढ़ी हो चुकी है और उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि वो काम कर सके, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी मेरी है। और आज मैं जंगल में लकड़ी काटने आई थी ताकि रात को चूल्हा जल सके। बाबा, आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो गांव की कोई भी लड़की मुझसे बात नहीं करती थी। सब मेरा मजाक उड़ाती थी, कहती थी कि मैं मनहूस हूँ। जिनके सिर से पिता का साया उड़ जाए उनके साथ कौन दोस्ती करेगा। और तो और कुछ तो ये भी कहती थी कि जिसके हाथ में मेरा नाम लिखा हो, जिससे मेरी शादी होगी, उसका भाग्य ही खत्म हो जाएगा। द्रौपदी की कहानी सुनकर साधु महाराज की आंखें भर आई। उसका दर्द, उसकी मजबूरी और जीवन की तपती राहें सुनकर उनके हृदय में गहरी पीड़ा हुई।
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक मासूम सी लड़की इतनी छोटी उम्र में इतना दुख सह चुकी है। बेटा, अब तो लग रहा है कि बारिश थमने वाली है। तुम्हें अब घर लौट जाना चाहिए। तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही होगी। अगर बारिश नहीं रुकी तो भी मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी तेज बारिश में हमारे घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। वैसे भी हमारा घर ऐसा नहीं है जहां आराम से रहा जा सके। पूरी छत से पानी टपकता है और अंदर तक पानी भर जाता है। ऊपर से इतनी मूसलाधार बारिश से तो पूरे गांव में बाढ़ आने का भी डर बना रहता है। गांव के लोग भी परेशान होंगे और ऐसे में मेरी माँ की मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा। कम से कम अगर मैं वहाँ चली जाऊँ तो उनकी कुछ तो मदद कर सकूंगी। इसलिए गांव के अभी जाती हूँ साधु महाराज। क्या कहा? तुम्हारे गांव में बाढ़? अरे तुम जैसी लड़की जिस गांव में रहती है वहां बाढ़ कैसे आ सकती है? तुम्हारे हाथों में तो जादू है ना? फिर तुम पानी क्यों नहीं रोक पाती? लोग तो कहते हैं तुम जैसी लड़कियां तो अपनी हिम्मत से बड़े पहाड़ तक को हिला दे, और तुम ये बारिश नहीं रोक पाई। क्या मेरे हाथों में जादू? द्रौपदी हंस पड़ती है। साधु महाराज की बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल जाती है। पहली बार किसी ने उसकी तारीफ इतने अपनेपन और भरोसे से की थी। उसका दिल खुशी से भर उठता है। बेटा, अब तो लग रहा है कि बारिश थमने वाली है। तुम्हें अब घर लौट जाना चाहिए। तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही होगी। ठीक है साधु महाराज, अब मैं चलती हूँ। द्रौपदी वहां से चली जाती है और गांव में आते ही उसे मोहन काका मिल जाते हैं और बोलते हैं, अरे द्रौपदी बिटिया, कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हारी माँ तो बहुत परेशान हो रही थी। कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अपनी माँ के पास जाओ जल्दी से। हाँ काका, मैं बारिश की वजह से जंगल में फंस गई थी। अच्छा, अब मैं माँ के पास जाती हूँ। वो बहुत परेशान हो रही होंगी। मोहन वहां से अपने घर की ओर चल पड़ता है और द्रौपदी भी अपने घर की तरफ बढ़ती है। तभी अचानक फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। द्रौपदी अपने घर पहुंच जाती है। माँ, आप कहाँ हो? मैं लकड़ी लेकर आ गई हूँ। अरे द्रौपदी बिटिया, कहाँ रह गई थी तू? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मुझे तो डर लगने लगा था कहीं जंगल में तुम्हें कुछ हो न गया हो। पता है ना जंगल में कितने खतरनाक जंगली जानवर हैं। अरे माँ, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोच लेती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं जंगली जानवरों से डर जाऊंगी? तुम्हारी बेटी को क्या तुमने इतनी कमजोर समझ रखा है? फिर द्रौपदी ने खाना बना लिया। खाना बनने के बाद दोनों साथ बैठकर खाती हैं और फिर थक कर सोने चली जाती हैं। उधर बाहर बारिश और भी जोरों से होने लगती है और नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। माधवी काकी, ओ माधवी काकी, उठो, देखो तो सही, बाहर क्या हो गया है? अम्मा, दरवाजे पर कोई है और वो बार बार तुम्हें बुला रहा है। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ इतनी रात को कौन आया है। क्यों बार बार आवाज लगा रहा? जरूर किसी को कोई जरूरी काम होगा, नहीं तो इतनी रात को कौन आया होगा। माधवी उठकर दरवाजा खोलने जाती है तो देखती है कि सामने राकेश खड़ा है। अरे माधवी मौसी, आप लोग यहाँ आराम से सो रहे हैं। उधर नदी में पानी भर आया है। जल्दी चलिए, किसी भी वक्त पानी पूरे गांव में भर सकता है।